कहानी की शुरुआत होती है और हमें सियोंग नाम के आदमी को दिखाया जाता है और आज उसकी बेटी का बर्थडे भी था, इसलिए उसकी मॉम उसे कुछ पैसे देती है ताकि वह अपनी बेटी को डिनर पर ले जा सके और उसे कुछ गिफ्ट भी दे सके। लेकिन इतने पैसे में उसका काम नहीं होने वाला था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, इसलिए सियोंग अपनी मॉम का एटीएम कार्ड चुरा लेता है और उसकी अकाउंट से सारे पैसे निकाल कर हॉर्स राइडिंग गेम में लगा देता है। इस गेम में वह 4 मिलियन वॉन जीत जाता है। अब जैसे ही वह गेम जीतकर बाहर खड़ा होता है कि अब सियोंग ने कई लोगों से पैसे उधार लिए हुए थे। जब उन्हें पता चलता है कि सियोंग ने हॉर्स राइडिंग में बहुत सारे पैसे जीते हैं तो सभी लोग अपने अपने पैसे लेने उसके पास आते हैं। इसलिए सियोंग अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है तो वे सभी लोग उसका पीछा करते हैं। आखिरकार वे लोग सियोंग को पकड़ लेते हैं और उसे बुरी तरह पीटते हैं। जब सियोंग उनके पैसे वापस करने के लिए जैसे ही अपनी जेब को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके पॉकेट में तो पैसे हैं ही नहीं, यानी वही पैसे जो घोड़े की रेस में उसने जीते थे। उसे याद आता है कि जब वह इन लोगों से भाग रहा था तो रास्ते में उसकी टक्कर एक लड़की से हुई थी। वह लड़की जरूर उसकी जेब काट ली थी। यहाँ सियोंग के पास पैसे नहीं थे, इसलिए सियोंग कहता है कि मैं सब पैसे इसी महीने दे दूंगा। यहाँ पर वे लोग उससे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाते हैं कि अगर इस बार पैसे ना मिले तो उसे जिंदा मार देंगे। इसके बाद सियोंग कुछ पैसों का इंतजाम करता है और अपनी बेटी को खुशी से डिनर पर ले जाता है, जहाँ वह दोनों खुशी खुशी डिनर कर रहे होते हैं। डिनर के बाद वह अपनी बेटी को घर छोड़ देता है और फिर जल्दी से रेलवे स्टेशन पहुंचता है, लेकिन वहाँ उसकी ट्रेन छूट जाती है। और जब सियोंग एक जगह बैठकर दूसरी ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है तभी उसके पास एक अनजान आदमी आता है। वह आदमी वहाँ बैठ जाता है और सियोंग से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ और अगर तुम इस गेम में जीत गए तो मैं तुम्हें 1 लाख वॉन दूंगा। इतने ज्यादा पैसों को देखकर सियोंग इस गेम को खेलने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ वह अनजान आदमी लगातार जीतता रहता है और सियोंग को बुरी तरह मारते जाता है। आखिरकार सियोंग वह गेम जीत जाता है और उसे पूरे 1 लाख वॉन मिल जाते हैं। वह आदमी उसे एक कार्ड देता है और कहता है कि अगर और पैसा जीतना चाहते हो तो इस कार्ड पर दिए गए नंबर पर कॉल करना। इसके बाद जब सियोंग अपने घर पहुंचता है तो उसकी माँ उसे बताती है कि उसकी बेटी अगले साल अपने स्टेप फादर के साथ यूएसए शिफ्ट हो रही है। यहाँ पता चलता है कि सियोंग का तलाक हो चुका है और उसकी वाइफ ने दूसरी शादी कर ली है। लेकिन सियोंग कभी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे दूर जाए, लेकिन अपनी बेटी की कस्टडी वापस लेने के लिए उसे बहुत सारे पैसे चाहिए थे। इसलिए सियोंग उस कार्ड पर लिखे नंबर पर कॉल करता है। उसके बाद सियोंग के पास एक गाड़ी आकर रुकती है और जैसे ही वह उसके अंदर बैठता है गाड़ी के अंदर गैस छोड़कर उसे बेहोश कर दिया जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह एक बेस में होता है जहाँ पूरे 456 लोग होते हैं और सभी का सूट एक जैसा होता है, मतलब सभी प्लेयर होते हैं और सभी को 24 घंटे मॉनिटर किया जा रहा होता है। इस गेम का होस्ट एक आदमी होता है जिसे फ्रंट मैन कहा जाता है। इसके बाद सियोंग की मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है जो प्लेयर नंबर 1 होता है। उसे ब्रेन ट्यूमर की बीमारी होती है, इसी वजह से वह यहाँ आया होता है क्योंकि उसकी जिंदगी वैसे भी खत्म होने वाली थी। इसके बाद 2 और प्लेयर्स दिखाए जाते हैं। लड़की का नाम सैब्योक और लड़के का नाम जांगसू होता है। दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। सैब्योक वही लड़की होती है जिसने सियोंग के पैसे चुराए थे और उसकी जेब काटी थी। सियोंग उसे देखते ही पहचान लेता है, इसीलिए वह अपने पैसे मांगने के लिए उसके पास जाता है। तभी वहाँ पिंक कलर की यूनिफॉर्म पहने हुए गार्ड्स आ जाते हैं जिनके चेहरे पूरी तरह से ढके होते हैं। गार्ड सभी प्लेयर्स को बताते हैं कि उन्हें यहाँ टोटल 6 गेम खेलने होंगे और जो भी विनर होगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसके बाद सभी से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया जाता है। इस गेम के 3 रूल होते हैं। पहला रूल, कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से गेम छोड़ नहीं सकता। दूसरा रूल, जो भी प्लेयर गेम खेलने से मना करेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तीसरा रूल, अगर मेजॉरिटी प्लेयर्स गेम नहीं खेलना चाहें तो सभी इस गेम को छोड़ सकते हैं। इसके बाद सभी प्लेयर्स को पहली गेम खेलने के लिए गेम हॉल में ले जाया जाता है। गेम हॉल में पहुंचते ही सियोंग अपने क्लास फेलो से मिलता है जिसका नाम सांगवू होता है। सियोंग उसे यहाँ देखकर हैरान रह जाता है। सियोंग उससे पूछता है कि तुम तो बिजनेस के लिए बाहर गए थे, फिर यहाँ कैसे आना पड़ा? लेकिन सांगवू उसे कुछ भी नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर पहले गेम के लिए एक बड़े से ग्राउंड में एक बड़ी सी डॉल भी थी और इस गेम का रूल काफी आसान था। रूल ये था कि जब वह डॉल गाना गाएगी तब सभी लोग आगे बढ़ेंगे और जैसे ही वह गाना बंद करेगी उससे पहले सभी को रुक जाना है और बिल्कुल भी हिलना नहीं है। अगर कोई हिला तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर सभी लोगों को यह सब कुछ प्रैंक की तरह लग रहा था, लेकिन जब एक लड़का हिल जाता है तो उसे गन से शूट करके मार दिया जाता है। एलिमिनेट का मतलब यही था कि उन्हें इस दुनिया से ऊपर जाने का रास्ता दिखा दिया जाएगा, यानी उन्हें जान से मार दिया जाएगा। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। अब उन्हें समझ आ जाता है कि उनकी जान खतरे में है, इसलिए सब घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन गेम का रूल था कि जो भी हिलेगा वो मारा जाएगा, इसलिए जो भागे वो सब मर जाते हैं। इस गेम दौरान सियोंग भी मरते बचा। जब सियोंग गिरने वाला था तभी उसे कोई बचा लेता है और बाकी बचे लोग भी किसी तरह गेम पूरा करते हैं। जो मर जाते हैं उनकी बॉडीज वहाँ से हटा
दी जाती है। उसी समय गेम लीडर आकर सभी को बताता है कि 456 प्लेयर्स में से केवल 201 प्लेयर्स बच पाए हैं, बाकी सभी प्लेयर्स गेम से एलिमिनेट कर दिए गए हैं। ये सुनकर सभी के दिल में खौफ और डर बढ़ जाता है, इसलिए वहाँ सभी प्लेयर्स हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमें यह गेम नहीं खेलनी। तभी सांगवू वहाँ आकर कहता है कि अगर मेजॉरिटी प्लेयर्स चाहें तो इस गेम को बंद किया जा सकता है। इसलिए गेम लीडर सभी प्लेयर्स से वोटिंग कराने के लिए मान जाता है, लेकिन इससे पहले कि वोटिंग हो उन्हें बहुत सारा पैसा दिखाया जाता है। पूरे 45 बिलियन वॉन होता है। यह देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। यह पैसा अब उन प्लेयर्स की फैमिली को दिया जाएगा जो एलिमिनेट हुए थे। इसके बाद वोटिंग करवाई जाती है। मेजॉरिटी प्लेयर्स गेम नहीं खेलना चाहती थी, इसलिए गेम यहीं पर स्टॉप कर दिया जाता है, लेकिन अगर भविष्य में वे चाहें तो फिर से अपना हिस्सा ले सकते हैं। इसके बाद सभी लोगों को उनके घरों पर छोड़ दिया जाता है। अगले दिन सियोंग पुलिस स्टेशन जाकर ये सारी बात बताता है, लेकिन पुलिस वाले उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे और उसे पागल समझने लगते हैं। सियोंग उन्हें वह कार्ड भी दिखाता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस कार्ड पर जो नंबर था वह गलत था। इसके बाद जब सियोंग घर पहुंचता है तो उसकी माँ वहां नहीं होती। दूसरी तरफ सांगवू अपनी माँ को छुप कर देख रहा होता है और फिर सियोंग भी वहां आ जाता है। यहाँ सांगवू सियोंग को उदास होकर बताता है कि उसके ऊपर 6 बिलियन का लोन है। उसने क्लाइंट्स के पैसे स्टॉक मार्जिन में इन्वेस्ट कर दिए थे, लेकिन दुर्भाग्य से सारा पैसा डूब गया। तभी सियोंग को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है और वह हॉस्पिटल में एडमिट है। सियोंग सीधा अपनी माँ के पास जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी माँ के पैर में जख्म धीरे धीरे और बढ़ रहा है, इसलिए पैर काटना पड़ेगा ताकि बीमारी और ना फैले। लेकिन ऑपरेशन कराने के लिए सियोंग के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह सीधा अपनी वाइफ के पास आता है और उससे कुछ पैसे मांगता है, लेकिन उसकी वाइफ साफ साफ मना कर देती है। फिर उसकी वाइफ अपने हस्बैंड को बताती है कि सियोंग पैसे मांगने आया था। तभी उसका हस्बैंड सियोंग को पैसे देने आता है, लेकिन साथ ही कहता है कि मेरे परिवार से आज के बाद कभी नहीं मिलना। ये सुनकर सियोंग गुस्से में उसे मारने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे कुछ पैसे देकर मुझसे मेरी फैमिली छीन लोगे। तभी उसकी बेटी भी वहाँ आ जाती है। दूसरी तरफ अली को देखते हैं। अली वही आदमी होता है जो सियोंग की एंड मौके पर उसकी जान बचाया था। अली अपने बॉस से पैसे मांगने जाता है, लेकिन उसका बॉस पैसे देने से मना कर देता है, इसलिए दोनों में झगड़ा हो जाता है। झगड़े के दौरान बॉस का हाथ मशीन में फंस जाता है और अली मौका देखकर पैसे लेकर भाग जाता है। अब सियोंग उदास होकर अपने घर वापस आ रहा होता है कि तभी उसके घर में पुलिस ऑफिसर आता है और वह उससे उस गेम के बारे में पूछता है। दरअसल उस पुलिस ऑफिसर का भाई भी उस गेम में था और उसके घर जाने पर उसका भाई उसे नहीं मिला, लेकिन उसे वहाँ वही कार्ड मिलता है जिससे लोगों को उस गेम में इनवाइट किया जाता है। पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि उस दिन तुम पुलिस स्टेशन पर आए थे और इसी गेम के बारे में तुमने रिपोर्ट करवाई थी, और अब मुझे शक हो गया है कि मेरा भाई भी इसी गेम में गया हुआ है, इसलिए तुम मुझे वो जगह बताओ जहाँ ये गेम खेला जाता है। लेकिन सियोंग उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मुझे इस गेम के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद सियोंग को वही कार्ड दोबारा से उसके घर के दरवाजे पर मिलता है। उस कार्ड को देखकर सियोंग डिसाइड करता है कि अब वह दोबारा से उस गेम को खेलेगा। इसीलिए सभी प्लेयर्स को एक बड़े से जहाज के पास ले जाया जाता है। वहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी उनकी गाड़ियों का पीछा करते हुए उस शिप तक आ जाता है। वह गार्ड को मारकर उसे पानी में फेंक देता है और उसके कपड़े पहन लेता है। इसके बाद सभी प्लेयर्स को एक दूसरे आइलैंड पर लाया जाता है। इन सभी प्लेयर्स को कुछ भी पता नहीं था कि अगला गेम कौन सा खेला जाएगा और उसे कैसे खेला जाएगा। इसके बाद वह सभी अपनी अलग अलग टीम बना लेते हैं। रात में सैब्योक और उसकी फीमेल फ्रेंड वॉशरूम में जाती है। सैब्योक गार्ड्स की नजरों से बचकर फैसिलिटी का एक्सप्लोर करने लगती है। तभी वह देखती है कि गार्ड्स बड़े बड़े बर्तनों में कुछ बना रहे हैं। अब गार्ड्स को शक होता है तो वह वॉशरूम चेक करने आ जाते हैं, लेकिन तब तक सैब्योक लौट आई थी। इसके बाद सैब्योक अपनी फीमेल फ्रेंड को सब कुछ बताती है। तभी सांगवू उनकी बातें सुन लेता है और सैब्योक से पूछता है, तो सैब्योक बताती है कि गार्ड्स बड़े बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे थे। इसके बाद सब प्लेयर्स को प्लेग्राउंड में ले जाते हैं। वहाँ उनके सामने 4 शेप्स बनी होती हैं। सबको उन 4 शेप्स में से किसी एक चुननी थी। सांगवू को ये गेम का रूल समझ में आ जाता है। वह सियोंग से कहता है कि सबको अलग अलग शेप्स चुननी चाहिए। इसके बाद सबको एक छोटा बर्तन दिया जाता है जिसमें शेप्स बनी होती हैं। गेम रूल ये था कि उन शेप्स को बिना डैमेज किए निकालना होगा। अगर शेप टूट गई तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी उन्हें मार दिया जाएगा। सांगवू आसानी से अपनी शेप निकाल लेता है, लेकिन सियोंग इतना डर जाता है कि उसकी हालत खराब होने लगती है। गेम का टाइमिंग भी बहुत कम बचा था, इसीलिए सियोंग के दिमाग में एक आइडिया आता है और तुरंत उस कैंडी को चाटने लगता है। ये देखकर सभी प्लेयर्स भी कैंडी को चाटने लगते हैं और जैसे तैसे करके टाइम खत्म
होने से पहले ही सियोंग कैंडी से उस शेप को बाहर निकाल लेता है। फिर भी वह किसी तरह यह गेम जीत जाता है और यहाँ वो एलिमिनेट होने से बच जाता है। इसके बाद सबको वापस कमरे में ले जाया जाता है। 187 प्लेयर्स में से अब सिर्फ 808 प्लेयर्स ही बचे थे। इसके बाद सबको खाना खाने दिया जाता है, लेकिन यहाँ नाश्ता लेते समय जांगसू और उसकी टीम ने 2 बार नाश्ता ले लिया, जिससे बाकी 4 प्लेयर्स को खाना नहीं मिला। इसलिए वहाँ वो प्लेयर सीधा जांगसू पर हमला कर देता है, लेकिन जांगसू भी आगे से उसे बुरी तरह पीट डालता है, जिससे वह प्लेयर वहीं पर मारा जाता है। इसलिए उस प्लेयर को भी एलिमिनेट कर दिया गया और अब पूरे 107 प्लेयर्स बाकी बच गए। इधर हमें एक प्लेयर दिखाया जाता है जो डॉक्टर था और वो सब मरने वाले प्लेयर्स की बॉडी पार्ट्स को निकालकर अलग अलग कंट्रीज में बेचता था और इस काम के बारे में फ्रंटमैन को जरा भी पता नहीं था। इसलिए उन्होंने कंट्रोल रूम में अपना आदमी बैठाया था जो सारी वीडियो फुटेज डिलीट करता रहता था और गार्ड्स डॉक्टर को पहले से गेम के बारे में बता देते थे ताकि वह बच सके। यही गार्ड उस डॉक्टर को बताता है, आज हमने प्लेयर्स को जानबूझकर खाना कम दिया था ताकि वह आपस में लड़े, जिससे वीक प्लेयर्स अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। इसी दौरान गार्ड डॉक्टर को उसके अगले गेम के बारे में भी बता देता है। 30 मिनट बाद वहाँ की लाइट्स बंद होने वाली थी। अब सियोंग को पता था कि जांगसू की टीम कुछ गलत जरूर करेगी, तो वह अपनी टीम से कहता है कि आराम से रहना। वहीं डॉक्टर जांगसू की टीम में ज्वाइन हो जाता है और डॉक्टर जांगसू को अगले गेम के बारे में बता देता है। इसके बाद लाइट्स बंद हो जाती हैं और जांगसू अपनी टीम के साथ मिलकर दूसरों को मारना शुरू कर देता है। जांगसू एक लड़की को मार देता है और सेब्योक को भी मारने जाता है, लेकिन तभी सांगवू उसे बचा लेता है। इसके बाद गार्ड्स वहां आकर सबको रोक देते हैं। अब सिर्फ 80 लोग ही बचे थे। इसके बाद उन्हें तीसरे गेम के लिए ले जाया जाता है और सभी प्लेयर्स को 10-10 की अलग अलग टीम को बनाने के लिए कहा जाता है और वे सभी ऐसा ही करते हैं जैसा कहा गया था। सभी लोग अपनी अपनी टीम बना लेते हैं। अब क्योंकि जांगसू को आगे की गेम पता चल चुकी थी कि क्या होने वाला है, इसीलिए वो मिनियो को अपनी टीम से निकाल देता है और वह अपनी टीम में सिर्फ मेल को ही रखता है और सियोंग भी अपनी एक टीम बना लेता है। अब क्योंकि उन्हें एक प्लेयर की जरूरत थी, तो इसीलिए मिनियो उनके टीम में शामिल हो जाती है। यानी यह गेम थग ऑफ वॉर का होता है, यानी उन्होंने अपने सामने वाले टीम को रस्सी से नीचे गिराना था। इसके बाद गेम को स्टार्ट कर दिया जाता है और जांगसू की टीम बहुत ही आसानी से इस गेम को जीत जाती है। इसके बाद सांगवू की टीम की बारी आती है। उसकी ही टीम में वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं ये गेम बचपन में बहुत से थग ऑफ वॉर्स खेल चुका हूँ, इसीलिए वो उन सभी को गाइड करता है कि इस गेम को कैसे जीतना है और बहुत कोशिश के बाद वो लोग इस गेम को भी जीत जाते हैं। इसके बाद सभी एलिमिनेट हुए प्लेयर्स को उसी जगह लाया जाता है जहाँ वो डॉक्टर सभी प्लेयर्स के बॉडी पार्ट्स निकाल रहा होता है। तभी बात करते करते वो एक आदमी की बात करते हैं जिसकी बॉडी में सिर्फ एक ही किडनी थी और उन्होंने उस आदमी को जान से मार डाला क्योंकि उसके बॉडी पार्ट्स निकालते समय वह ज़ॉम्बी की तरह जिंदा हो गया था। यह सुनकर गार्ड नंबर 29 यानी पुलिस ऑफिसर को शक होता है कि यह उसके भाई की बात कर रहे हैं, इसलिए वह उनसे पूछता है कि वह कौन था जिसकी एक किडनी थी। तभी एक गार्ड को उस पर शक होता है और उस टाइम तो तुम भी था। तो पुलिस ऑफिसर कहता, उस दिन मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इसीलिए मुझे याद नहीं है, लेकिन आगे से उन्होंने उसे कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद वह दोनों गार्ड बॉडी पार्ट्स डिलीवर करने के लिए निकल पड़ते हैं। जाते जाते पुलिस ऑफिसर को एक दीवार पर लगी एक डिवाइस दिखाई देती है। वो गार्ड से पूछता है कि यह क्या चीज है, तो गार्ड उसे बताता है कि यह बॉम्ब है। अगर तुमने इसे जरा भी टच किया तो ये ब्लास्ट हो जाएगा और ये जगह पूरी तरह तबाह हो जाती है। दरअसल यह जगह वीआईपी लोगों के आने जाने के लिए है। इधर वह डॉक्टर उस गार्ड से पूछता है कि मुझे अगला गेम के बारे में बताओ, लेकिन अभी तक नया गेम किसी को नहीं बताया गया था, इसलिए वह गार्ड कहता है कि मुझे अभी इसके बारे में नहीं पता। यह देखकर वो डॉक्टर उस पर हमला कर देता है और जैसे तैसे करके वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग निकलता है। डॉक्टर भागता भागता सीधा गेम हॉल में पहुंच जाता है। वो गार्ड आकर उसे बताता है कि मैं अभी तुम्हें गेम के बारे में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कि हम पकड़े जाएं, हमें यहाँ से जाना होगा। इसी दौरान वो गार्ड उसे चाकू से मारने ही वाला था, तभी वहाँ फ्रंटमैन आकर उसे गोली मार देता है। यहाँ फ्रंटमैन उसे बताता है कि तुम जो भी कर रहे थे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अफसोस इस बात का है कि तुमने यहाँ मजबूर और बेगुनाह लोगों से फायदा उठाया, इसलिए फ्रंटमैन उसे वहीं पर ढेर कर देता है। इधर गार्ड नंबर 28 उस पुलिस ऑफिसर को घेर लेता है और कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा आवाज पहले से जैसा नहीं है, तुम मुझे अपना चेहरा दिखाओ। इसलिए ना चाहते हुए भी पुलिस ऑफिसर अपना मास्क उतार देता है। इसी दौरान पुलिस ऑफिसर भी उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है कि अपना चेहरा दिखाओ। आगे से वह ऑफिसर पूछता है कि वह कौन था जिसकी तुम लोगों ने किडनी निकाली थी। गार्ड नंबर 28 उसे बताता है कि वो एक औरत थी। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो तुम फ्रंटमैन के कमरे में जाकर सभी की इंफॉर्मेशन ले सकते हो, वहाँ तुम्हें हर प्लेयर के डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। ये सब पूछकर पुलिस ऑफिसर उसे वहीं पर गोली मार डालता है। इसके बाद वह पुलिस ऑफिसर सीधा फ्रंटमैन के कमरे तक पहुंच जाता है। पहुंचते ही वह वहाँ सभी प्लेयर्स की बहुत सारी फाइल्स को देखता है और इसी दौरान उसे उसके भाई फ्रंटमैन की फाइल भी मिल जाती है, जहाँ उसके भाई का नंबर 132 था, मतलब वह भी एक प्लेयर था और उसने भी यह गेम खेली थी। इससे पहले वह और रिकॉर्ड चेक करता तभी फ्रंटमैन आ जाता है। यह देखकर वह तुरंत छुप जाता है। यहाँ फ्रंटमैन किसी के आने की बात कर रहा था जो
कि यहाँ फाइनल गेम देखने आने वाले थे। ये वही वीआईपी लोग थे जिसकी बात गार्ड नंबर 28 कर रहा था। उधर सभी प्लेयर्स को चौथे गेम खेलने के लिए लेकर ले जाते हैं। उसी समय उन सभी लोगों को अपनी अपनी एक पार्टनर चुनने के लिए कहा जाता है और वह सभी प्लेयर्स उनकी बातों को मानकर अपना अपना पार्टनर चुन लेते हैं। सैब्योक की फीमेल फ्रेंड मीनियो भी अपना पार्टनर ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसका पार्टनर बनने को तैयार ही नहीं था। सियोंग अपना पार्टनर उस बूढ़े को चुनता है। अब अगले गेम को खेलने के लिए सभी प्लेयर्स को 10-10 कंचे यानी मार्बल्स दिए जाते हैं। दरअसल इस गेम का रूल यह था कि एक प्लेयर को अपने सामने वाले प्लेयर से सारे कंचे को जितने थे, वह भी बिना जबरदस्ती, और जिसके पास कंचे नहीं बचेंगे उसे मार दिया जाएगा। फिर सांग वू और अली अब्दुल ऑड एंड इवन वाला गेम खेलते हैं, जिसमें अंदाजा लगाना होता है कि दूसरे के हाथ में कितने मार्बल्स हैं। अब अली सांग वू के सारे मार्बल्स जीत लेता है। आखिर में सांग वू के पास सिर्फ एक मार्बल बचता है। अब क्योंकि सांग वू को पता था कि वह बच नहीं पाएगा, तो वह अली को धोखे से समझाता है, अगर हम में से कोई हार गया तो हारने वालों का मैच फिर से होगा। इसके बाद सांग वू चालाकी से अली के सारे कंचे बदल देता है। फिर सांग वू कंचे गार्ड को दे देता है और अली वहाँ से चला जाता है। जब अली अपनी मार्बल्स चेक करता है तो उसमें पत्थर होते हैं। दूसरी तरफ सैब्योक को देखते, जो अपने दोस्त से अपनी अपनी लाइफ की स्टोरी सुना रही थी। सैब्योक की फ्रेंड कहती है कि हम दोनों में से किसी को तो मरना होगा, इसीलिए वो दोनों अपनी लाइफ गेम के लास्ट में खेलेंगे। प्लेयर नंबर 1 यानी बूढ़ा आदमी की हालत और बिगड़ रही थी। वो इधर उधर घूम रहा था, लेकिन सियोंग उसे किसी तरह खेलने के लिए माना लेता है। दोनों यानी बूढ़ा आदमी और सियोंग गेम खेलते हैं। बूढ़ा आदमी सियोंग की सारी मार्बल्स जीत लेता है, लेकिन आखिरी राउंड में उसे याद ही नहीं रहता कि उसने कौन सा नंबर चुना था। सियोंग उसे बातों में फंसाकर सारी मार्बल्स ले लेता है। असल में बूढ़ा आदमी चालाक था, उसने एक कंचे अपने पास छुपा लिया था। फिर वह दोबारा इधर उधर घूमने लगता है। सियोंग उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो एक और गेम खेले। तब बूढ़ा आदमी कहता है, मुझे सब पता है सियोंग, तुमने मुझसे धोखे से मार्बल्स ली है, इसलिए यह सब मैं पागल होने का नाटक कर रहा था। इसी दौरान बूढ़ा आदमी उसके हाथ में अपना कंचा दे देता है और कहता है कि मेरा और तुम्हारा साथ यहीं तक था। इसलिए सियोंग दुखी होकर उसे अपने गले लगाकर अलविदा कर देता है और यहाँ वो बूढ़ा आदमी भी एलिमिनेट हो जाता है। फिर हम सैब्योक और उसके फ्रेंड को देखते हैं। सैब्योक की फ्रेंड कहती, जो भी इस दीवार के सबसे करीब कंचे फेंकेगा, सारे कंचे उसकी होगी। यहाँ उसकी दोस्त जानबूझकर सैब्योक को सबसे पहले फेंकने बोलती और सैब्योक फेंक देती है। उसके बाद उसकी दोस्त जानबूझकर अपने सामने फेंकती है ताकि सैब्योक जीत होगी, क्योंकि उसकी दोस्त की कोई भी नहीं था, यानी वह अनाथ थी। लेकिन सैब्योक के पास उसका एक छोटा भाई था, इसलिए उसने अपनी लाइफ की खत्म होने दिया। फिर वो दोनों गले मिलते, उसके बाद उसकी दोस्त भी एलिमिनेट हो जाती है। इसके बाद सभी प्लेयर्स की डेड बॉडीज वहाँ से ले जाई जाती हैं। इधर हमें फ्रंटमैन दिखाया जाता है, जिसे शक हो चुका था कि उसके रूम में कोई मौजूद है, इसलिए वह उसे हर जगह ढूंढ रहा होता है और ढूंढते ढूंढते वो उस जगह पहुंच जाता है जहां वह गार्ड नंबर 28 मरा हुआ था। इसी दौरान उसे उसी पुलिस ऑफिसर का आईडी कार्ड मिलता है, जिसे देखकर उसे शक हो जाता है कि यह उसका भाई ही है। दूसरी तरफ वो सभी वीआईपी लोग फाइनल गेम देखने के लिए पहुंच चुके थे। इसके बाद सभी प्लेयर्स को 5वें गेम के लिए लाया जाता है। यहाँ सभी प्लेयर्स को 1 से 16 तक कोई भी नंबर सेलेक्ट करना था। सभी प्लेयर्स एक एक करके अपना नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जब सियोंग की बारी आई तो उसके सामने सिर्फ 2 ही नंबर थे, पहला 1 और दूसरा 16वां। यहाँ सियोंग सोच में पड़ जाता है, अगर वह पहला नंबर लेगा तो पहले नंबर पर गेम खेलनी होगी, और अगर 16वां लेगा तो आखिर में उसके पास टाइम खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आकर कहता है कि मुझे पहला नंबर लेने दो, मुझे अपनी जिंदगी में कभी भी पहले नंबर पर आने का मौका नहीं मिला, इसलिए मुझे पहला नंबर दे दो। इसके बाद सभी प्लेयर को गेम एरिया में लाया जाता है। इस गेम में प्लेयर्स को शीशे का पुल पार करना था, जहाँ हर कदम पर 2 ग्लास थे, पहला मजबूत और दूसरा कमजोर। अगर गलत ग्लास पर कदम पड़ा तो सीधे नीचे और फिर जिंदगी का खेल खत्म। गेम टाइम स्टार्ट होते ही पहला प्लेयर आगे बढ़ता है और बढ़ते ही वह सीधा नीचे जा गिरता है और यहाँ एक एक करके सभी प्लेयर्स एलिमिनेट होते जा रहे थे। तभी जांग सू आगे जाने से डर रहा था, इसीलिए वो आगे नहीं जा रहा था। इसी दौरान वही लड़की मीनियो कहती, डरपोक कहीं का, तेरी तो फुसफुस हो गई, मुझे आगे जाने दो, जो होगा देखा जाएगा। तभी वह आगे बढ़ती और मीनियो उसे कहती है कि आज वो दिन आ गया जिस दिन हमने साथ मरने का फैसला किया था। तभी वह लड़की जांग सू को पकड़कर सीधा नीचे कूद जाती है, जिससे दोनों वहीं पर मारे जाते हैं। इधर वह पुलिस वाला भी गेम हॉल में घुस चुका था, लेकिन तभी वहाँ एक वीआईपी मेंबर को उस पर शक हो जाता है। वो उसे मास्क उतारने के लिए कहता है, लेकिन वो पुलिस वाला उसे बताता है कि मैं अपना मास्क यहाँ नहीं उतार सकता। इसीलिए वह दोनों एक रूम में चले जाते हैं। यहाँ आते ही वह ऑफिसर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और उससे गेम के बारे में पूछकर उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। लेकिन उस वीआईपी के बेहोश होते ही फ्रंटमैन को पता चल जाता है। इधर गेम खत्म होने में सिर्फ कुछ मिनट ही बचा था, इसीलिए वहाँ एक प्लेयर उस ग्लास पर एक कंचा फेंकता है, लेकिन फिर भी उन्हें पता नहीं चल पाया। इसीलिए टाइम न होने
की वजह से सांग वू उस आदमी को धक्का देकर उसे नीचे गिरा देता है और यहाँ वो तीनों तुरंत उस पुल को पार करके फिनिश लाइन तक पहुंच जाते हैं। इधर फ्रंटमैन भी पुलिस वाला का पीछा कर रहा था। यहाँ वह ऑफिसर ड्राइविंग सूट से समंदर को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा था। वह फ्रंटमैन भी उसके पीछे पीछे ही था, लेकिन वह पुलिस वाला जैसे तैसे करके समंदर के किनारे तक पहुंच जाता है। लेकिन उसकी बदकिस्मती कि वहाँ पर सिग्नल का नामो निशान तक नहीं था। वह हेडक्वार्टर में कुछ तस्वीरें भेजता है, लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से वह तस्वीरें हेडक्वार्टर तक नहीं जा रही थीं। वो उन गार्ड से अपनी जान बचाकर भागता एक जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन उसके आगे पानी था और फ्रंटमैन उसके पास था। इसके बाद फ्रंटमैन पुलिस वाला को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन पुलिस वाला उस फ्रंटमैन पर गोली चला देता है। इसके बाद फ्रंटमैन अपना मास्क उतार देता है, जिसके बाद पुलिस वाला को पता चलता है कि यह कोई और नहीं बल्कि वह तो उसका भाई ही है जो कुछ दिन पहले गायब हो चुका था और जिसे वह ढूंढते हुए यहाँ पर आया था। इसके बाद फ्रंटमैन उसे शूट कर देता है और वह जाकर सीधा नीचे समुद्र में गिरता है। इधर हमें बाकी बचे सिर्फ 3 प्लेयर्स दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ ग्लास लगने की वजह से सई ब्योक काफी इंजर्ड हो चुकी थी और उसका बहुत ज्यादा ही ब्लीडिंग हो रहा था। इसके बाद तीनों सर्वाइवर्स को डिनर के लिए लाया जाता है और उनके पास एक एक चाकू भी रख दिया जाता है। मतलब आज रात उन तीनों में से कोई भी एक दूसरे को मार देगा। उसके सियोंग सई ब्योक के पास जाता है। तभी सियोंग को आते देख सई ब्योक अपने चाकू उठा लेती है, लेकिन सियोंग कहता, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे पास बैठने और बातें करने आया हूँ। ये चाकू साथ में इसलिए रखा हूँ क्योंकि मुझे सांग वू पर भरोसा नहीं है। यहाँ पर दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। इसके बाद सियोंग उसे बताता है कि हम सांग वू को हराकर दोनों गेम जीत लेंगे, लेकिन सई ब्योक उससे कहती है कि तुम मुझसे वादा करो, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मेरे भाई का ख्याल रखोगे। इसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। सियोंग भागकर सीधा उन गार्ड्स को जोर जोर से बुलाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सियोंग जैसे ही सई ब्योक के पास आता है तो वहाँ उसे सांग वू उसे मार चुका था। ये देखकर उसका दिल अंदर से टूट जाता है और अब बचे 2 प्लेयर, जिनमें से जीतने वाले प्लेयर को पूरे 45 बिलियन वन मिलने वाले थे। फिर अगले दिन उन दोनों को लास्ट गेम के लिए ले जाया जाता है। गेम का रूल इस बार काफी सिंपल था कि मरो या मारो का हिसाब किताब था और इसी गेम का नाम स्क्विड गेम होता है। इसके बाद गेम को स्टार्ट कर दिया जाता है और उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा फाइट होती है, लेकिन लास्ट में सांग वू की हालत खराब होने लगती है। यहाँ सियोंग अपने दोस्त को नहीं मारना चाहता था, इसलिए सियोंग गार्ड से गेम को रोकने के लिए कहता है और सांग वू को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन तभी वह पीछे मुड़कर देखता है तो सांग वू खुद को चाकू से खत्म कर देता है। यह देख सियोंग जोर जोर से रोने लगता है और आखिरकार ये पूरा इनाम सियोंग जीत लेता है। फिर फ्रंटमैन सियोंग से कहता है कि तुम बहुत अच्छा खेले और मुझे यह उम्मीद नहीं थी। जिसके बाद सियोंग को उसके घर पर छोड़ दिया जाता है और उसके पास एक ATM कार्ड भी होता है। जब सियोंग उस ATM कार्ड को चेक करता है तो वो देखता है कि सारे पैसे उसके अकाउंट में भेज दिए जाते हैं। इसके बाद सियोंग अपने घर जाता है, लेकिन तब तक उसकी मॉम मर चुकी होती है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें पूरे 1 साल के बाद दिखाया जाता है, जहाँ सियोंग एक समंदर के किनारे बैठा होता है। उसकी हालत अब बहुत बिगड़ चुकी थी क्योंकि अब वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था। यहाँ तक कि उसने 46 बिलियन वान में से एक भी इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वह सारा पैसा बेगुनाह जानों का था। इसी दौरान वहाँ उसे एक औरत फूल लेने को कहती है। जैसे ही सियोंग उस फूल को लेता है तो उस पर एक कार्ड होता है जो कि उसी स्क्विड गेम का था और उस पर एक लोकेशन भी दी गई होती है। सियोंग जैसे तैसे करके उस लोकेशन पर पहुंच जाता है और पहुंचते ही वह देखता है, वहाँ उसे पता चलता है कि यह सब किसी और ने नहीं बल्कि प्लेयर नंबर 1 यानी वही बूढ़ा आदमी कर रहा था। वो अभी भी जिंदा था। बूढ़ा आदमी सियोंग से कहता है कि मैं अपनी जिंदगी से बोर हो गया था। मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ मिलकर ये सारे गेम्स शुरू किए ताकि मजा ले सकूं लोगों को मरते हुए देखकर। हाँ, लेकिन हमने किसी को फोर्स नहीं किया। वह कहता है कि मैंने खुद भी गेम में हिस्सा लिया क्योंकि मुझे खेलना देखने से ज्यादा पसंद है। वह कहता है कि जो पैसा तुम्हारे पास है उसमें से 1 रुपया भी नहीं खर्च किया है। इससे साफ पता चलता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। ये कहकर वह बूढ़ा आदमी मर जाता है। इसके बाद सियोंग सीधा सई ब्योक के भाई के पास जाता है। वो उसे लेकर सांग वू की माँ के हवाले कर देता है और कहता है कि अब से यह आपका बेटा है, इसकी हिफाजत करना। सियोंग उसे एक बैग भी देता है जिसे खोलते ही सांग वू की माँ के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वह बैग पूरा पैसों से भरा था। इसके बाद सियोंग दोबारा अपनी बेटी से मिलने के लिए USA जा रहा था, लेकिन इसी दौरान उसे वही आदमी दिखाई देता है जिसने उसे गेम कार्ड दिया था। वो आदमी वहाँ उसी गेम का कार्ड लोगों को दे रहा था। सियोंग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन वह आदमी वहाँ से भाग जाता है। फिर सियोंग उस आदमी से वह गेम कार्ड ले लेता है और दोबारा से उसी नंबर पर कॉल करता है। वह पूछता है, तुम कौन हो? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? लोगों की जिंदगियों से खेल क्यों रहे हो? उसे जवाब मिलता है, सियोंग, अगर जिंदा रहना है तो फ्लाइट पर चढ़ जाओ। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।